हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लास्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो डेमोक्रेसी था। डेमोक्रेसी के अंदर हमने मीनिंग देखा था, ठीक है। उसके बाद में जो है वो थोड़ा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी के मीनिंग में हमने दो चीज़ें देखी थी कि ये जो है डेमोक्रेसी वर्ड जो है ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिएंटेड है और उसके अंदर दो वर्ड थे, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस का मीनिंग जो होता है वो पब्लिक या क्राउड, क्रेशिया का मतलब होता है पावर, तो जनता की शक्ति है, पावर इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, ठीक है। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी के अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी, ठीक है। कि जैसे किसी ने कहा कि जो पावर होती हैं वो जनता के हाथ में है, किसी ने बोला ये एक मेथड है। तो अपन देखते हैं ओवरऑल। देखो, हमने पहले मीनिंग के ऊपर बात की थी कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। उसके बाद में हम देखो कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। डेमोक्रेसी एक मेथड है टू मेक द डिसीजन, डिसीजन करने का एक मेथड है। और वो मेथड में देखो, यदि किसी को डिसीजन लेना है तो हमें किसी को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, किसी को पावर देनी पड़ेगी, और वो पावर जो है डेमोक्रेसी के अंदर जनता को दे दी जाती है कि तुम्हें यदि कोई कानून बनाना है उसके लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो एक जनता के हाथ में पावर दे दी। तो इट इज द मेथड, ठीक है। It is the method to make decision, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, डिसीजन करने के लिए ये पावर किसके हाथ में है? या तो ये पावर जो है पब्लिक के हाथ में है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ द पब्लिक, ग्रुप ऑफ पीपल, या तो जनता के हाथ में है या फिर कुछ लोगों के हाथ में ये डिसीजन लेने का पावर दे दिया। उसके बाद में आइडियोलॉजी, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब एक आदर्शात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इट इज द कनेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो कॉन्सेप्ट है, जो कनेक्शन है, ठीक है, उसको एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल रखने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट है। इट इज द आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। थर्ड चीज है आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड जो है वो है ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब देखो, ये तीन चीजें होगी, इसके अपन आगे बढ़ते हैं। एक फिलोसोफर्स थे, एक थिंकर्स थे जिसका नाम है बर्न्स ने एक डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक डेफिनेशन दी। बोला कि इट इज द ये जो है ये एक भावनात्मक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक फीलिंग कॉन्सेप्ट है। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हमारी फीलिंग्स होती हैं। जैसे हम गवर्नमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कैसे वर्क करती है, तो एक म्यूचुअल फीलिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस पे ये काम करती हैं। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी इज द वर्ड दैट हैव द इमोशनल मीनिंग, ठीक है। अपन बोल सकते हैं इसको बर्न्स के अकॉर्डिंग क्या है, डेमोक्रेसी इज द वर्ड दैट हैव द इमोशनल मीनिंग, इमोशनल मीनिंग मतलब ये एक भावनात्मक मीनिंग के तौर पे यूज आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी कनेक्शन है, ठीक है। हमारे जो भी वर्क एग्जीक्यूट होता है वो गवर्नमेंट हमारी फीलिंग को समझती है और हम गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं। तो एक कनेक्शन है, ठीक, एक रिलेशन है, और वो रिलेशन ही जो है डेमोक्रेसी होता है। इसलिए ये एक भावनात्मक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बात समझ में? आगे अपन बढ़ते हैं। इसके आगे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ फॉर्म्स पे। देखो, टाइप्स में और फॉर्म में थोड़ा फर्क समझना है। द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी एंड डिफरेंस बिटवीन द देखो, अब हम देखते हैं फॉर्म्स के बारे में कि डेमोक्रेसी के जो है वो क्या क्या फॉर्म्स हैं। देखो, टाइप्स और फॉर्म्स के बीच में जो है फर्क समझना है। पहले हम फॉर्म्स की बात करेंगे। फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, देखो फॉर्म जो है वो चार तरह के हैं। पहले है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी,
सेकंड जो है वो है सोशल, थर्ड जो है इकोनॉमिकल, और फोर्थ जो है वो है एथिकल। ठीक है, 4 तरह की डेमोक्रेसी के फॉर्म्स होते हैं। डेमोक्रेसी 4 तरह के फॉर्म होते हैं। मेनली अपन यदि टाइप्स की बात करेंगे आगे, तो टाइप्स जो है वो 2 तरह के होते हैं और उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह के फॉर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल, ठीक है, और एथिकल। ये फॉर्म्स हैं और ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी के पीछे, इनके सबके मोटो हैं। ठीक है, कि एक आदमी को जो है 4 जो फैक्टर्स होते हैं उसकी लाइफ में, ठीक है, उन चारों फैक्टर्स में उसको स्ट्रांग बनना होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पावर जो है जनता के हाथ में है। तो जनता जो है वो हर 5 साल में जब इलेक्शन होते हैं तब वो अपने राइट टू वोट का यूज करती है, अपने जो है पावर का यूज करती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और एक इंडिविजुअल आदमी के 4 तरह के फैक्टर होते हैं। उसका पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है, उसका सोशल फैक्टर भी होता है, वो सोशली स्टेब्लिश भी होना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेब्लिश भी होना चाहता है, इकोनॉमिकल और एथिकल। एथिकल का मतलब होता है वो स्पिरिचुअली या मॉरल वैल्यू। ठीक है, हम एक समाज में रहते हैं तो हमारी मॉरल वैल्यू होती है, हमारे बहुत सारे मानवीय मूल्य होते हैं। हम उन मानवीय मूल्यों को भी जो है आधार मान के जो अपना जो है वो लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो ये सारे मॉरल वैल्यू, ठीक है, अपन बोल सकते हैं एथिकल डेमोक्रेसी। तो ये इसके फॉर्म्स हैं। ठीक है, अपन इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं एक एक लेके और उसके बारे में अपन डिटेल, ठीक है, रीड करते हैं। सबसे पहले है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, देखो ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा फॉर्म होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसके अंदर यदि अपन डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, तो अपन यदि इसको बोल सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। अब राजनीतिक लोकतंत्र क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें तो ये सिंपल यही वर्ड समझ में आएगा, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो एक सिंपल अपन गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट बनाने के लिए हम वोटिंग करते हैं और वोट करने के बाद में जो गवर्नमेंट बनती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो हमारे जाते हैं और वो हमारे लिए जो है कानून बनाते हैं, हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो है रूट हुआ है। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या क्या जो है वो फैक्टर आएंगे, इसके जो है क्या क्या नाम है। देखो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो अदर वर्ड है वो है इंडिविजुअल, या जिसको बोल सकते हैं व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तिगत जो डेमोक्रेसी को बोल सकते हैं। सेकंड इसका नाम जो है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब होता है कि थोड़ी ये स्वतंत्रता डेमोक्रेसी होता है। मतलब जनता को बहुत सारी फ्रीडम देना, उसको स्वतंत्रता देना। ठीक है, इसलिए बोलते हैं लिबरल है थोड़ी। ठीक है, उदारवाद जिसको बोल सकते हैं अपन। तो उसके बाद में अगला है इसको बोल सकते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो वेस्टर्न कंट्री से आया है। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन कंट्री से आया है, या फिर अपन बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्री से ही आया है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी। और उसके बाद में लास्ट जो इसका जो होता है, कार्ल मार्क्स ने जो इसको बोला वो बोला था कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी। किसके अकॉर्डिंग? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। कार्ल मार्क्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसने जो है अपनी मार्क्सिस्ट थ्योरी दी थी। कार्ल मार्क्स ने जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी दी थी, ये भी जो अपने डेमोक्रेसी के अंदर है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है कि ये जो है ये कैपिटलिस्टिक जो है वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी जिसको बोल सकते हैं अपन पूंजीवादी लोकतंत्र। ठीक है, देखो कार्ल मार्क्स जो है हमेशा जो है इकोनॉमिक फैक्टर पे ही बात करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो थ्योरी भी रही है वो इकोनॉमिक थ्योरी ही रही है। ठीक है, तो ये हमेशा इकोनॉमी से रिलेटेड और पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो है ये टास्क पे बात करेगा। तो इसने बोला कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये एक कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी, ठीक है, ये भी है।
अब इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर, वो दोनों फैक्टर समझते हैं। देखो दो वर्ड आएंगे, ठीक है, एक होता है डेमोक्रेटिक स्टेट और एक आएगा डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक आएगा डेमोक्रेटिक स्टेट और दूसरा आएगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, देखो यदि हम बोले कि यदि कोई भी जगह है जैसे भारत, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट या डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मतलब ये क्या हुआ, उसका एक थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया कि कोई भी देश जो है उसके अंदर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ठीक है, उसमें जो पावर है वो जनता के हाथ में है, ये सब जगह है। भारत के अंदर इन वर्ल्ड के अंदर अभी जितनी भी जो कभी कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर सब जगह जो है वो डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ठीक है। तो अब अपन बोल सकते हैं कि सारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, मतलब जनता के हाथ में पावर है, लेकिन वो जनता के हाथ में पावर है ये थ्योरेटिकल फॉर्म है। क्या है? थ्योरेटिकल फॉर्म। प्रैक्टिकल तरीके से काम कौन करता है? वहां की सरकारें करती हैं, वहां की गवर्नमेंट करती हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो होती है वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, प्रैक्टिकल फॉर्म मतलब ये उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है कि वहां जो स्टेट है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन वहां जो काम करता है वो वहां की गवर्नमेंट काम करती है, वहां का गवर्नेंस जो है वो एक उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। काम एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। पावर जनता के हाथ में है, लेकिन काम कौन एग्जीक्यूट करेगा? जनता करेगी। काम कौन एग्जीक्यूट करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ये इसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फॉर्म है और ये उसका थ्योरेटिकल फॉर्म है। तो ये दो वर्ड जो है आपको जो है याद करने हैं, ये दो फैक्टर हैं इसके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर टाइप्स। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है मेन कितने टाइप्स की होती है, इसके टाइप्स देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके टाइप्स के अंदर। देखो अपन ये डेमोक्रेसी के अंदर भी पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के कितने टाइप होते हैं वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से रीड करना है और ये क्वेश्चन आता ही आता है कि टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के अंदर कितनी तरह की डेमोक्रेसी होती है। तो मेनली जो टाइप होते हैं वो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बोलते हैं प्योर डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट को बोलते हैं इम्प्योर या फिर बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर बोलेंगे प्योर डेमोक्रेसी। देखो ये दोनों बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या क्या है। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें पावर जो होती है वो डायरेक्ट जनता के हाथ में होती है, जिसमें डायरेक्ट द पावर, ठीक है, आर इन द हैंड ऑफ द रियल पब्लिक के हाथ में मेन पावर होती है। मतलब यदि कोई कानून बनाना है, यदि कोई लॉ पास करना है, कोई बिल पास करना है, तो उसमें डायरेक्ट जनता वोटिंग करेगी और वो बिल पास कर देगी, ठीक है। ये बहुत अनप्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मतलब कई बिल पास करना है, ठीक है, और उसमें जनता इन्वॉल्व हो रही है, जो है वो पब्लिक डिसाइड कर रही है कि ये जो कानून है ये कानून लाना है या नहीं लाना, उसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यस या नो जो भी वोटिंग होगी वो किसके द्वारा होगी? जनता के द्वारा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट जो पावर होती है वो पब्लिक के हाथ में होती है, और यहाँ पे जो है पावर जो होती है उनकी रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। जनता उनको वोट देके भेज देती है, ठीक है, गवर्नमेंट बना देती है। जैसे मान के चलो कानून कौन पास करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा पास करती है। लोकसभा के अंदर जो एमपी बैठे हैं वो एमपी किन्होंने चुने? जनता ने चुने। तो जनता ने रिप्रेजेंटेटिव भेज दी अपने, ठीक है, अब तुम जो है वो हमारे लिए कानून बनाओ, हमारे लिए पॉलिसी बनाओ, हमारे लिए जो भी काम करना है वो तुम करो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव की तरह भेज दिया। अब जनता का काम खत्म, ठीक है, जनता जो है कानून बनाने में नहीं करेगी। अब काम किसका स्टार्ट हो गया? रिप्रेजेंटेटिव का हो गया। लेकिन यहाँ पे काम किसका चालू रहता है? पब्लिक का काम चालू रहता है। पब्लिक हर यदि कोई बिल पास करना होगा तो पब्लिक जो है वो इंटरफेयर करेगी। दूसरी चीज ये जो डायरेक्ट होता है, अब ये जो है दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे है और वह है स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के अंदर 5 स्टेट हैं, उन स्टेट में जो है ये फॉलो होता है। पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के 5 स्टेट हैं। इसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है। सारे देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इम्प्योर डेमोक्रेसी फॉलो होती हैं। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी इसमें भी अपन पढ़ेंगे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। देखो पहले तो जो है इस काम कौन करेगा, रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ठीक है। एक चीज और, इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अपन पढ़ेंगे इंडिया, यूएसए, कनाडा और यूके, ठीक है। अपन जिसको बोल सकते हैं इंग्लैंड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करने के लिए जरूरी है कि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होनी चाहिए, तभी वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो हो सकती है। ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री या ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट के अंदर जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जा सकती। सेकंड थिंग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी है वो कि हाईली एजुकेटेड पीपल होना चाहिए। एजुकेशन का क्राइटेरिया बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, तभी वहाँ पे जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो हो सकती है। लोगों की अवेयरनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग जो है नॉलेजेबल होने चाहिए, ठीक है। उनको कानून के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो कोई कानून बनाएंगे। तो जनता बहुत अवेयर होती है ऐसे कामों में, तो यहाँ पे जो है एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, लोग अवेयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन अच्छा होता है, अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीजें ज्यादा नहीं होती हैं। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी जो है 2 तरह की होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। उन दोनों तरह के बारे में देखते हैं। देखो ये जो 2 तरह की होती हैं, पहली जो होती है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और सेकंड जो होती है वो होती है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती हैं, पहली होती है पार्लियामेंट्री और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो होती है जिसके अंदर मेनली जो डिसीजन लेते हैं वो कौन लेता है, वो लेता है पार्लियामेंट। भारत के अंदर वही जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो फॉलो होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो रूल्ड करती हैं। लेकिन यूएसए और कनाडा के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे मेन डिसीजन कौन लेता है, वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का राष्ट्रपति। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखेंगे यूएसए और कनाडा, और यहाँ पे लिखेंगे इंडिया और ब्रिटेन, या फिर अपन बोल सकते हैं इंग्लैंड। देखो जब पार्लियामेंट्री फॉर्म में अपन पढ़ते हैं तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वह सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं होती है। पावर किसके हाथ में होती है, पार्लियामेंट के हाथ में होती है, वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथ में पावर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, इसलिए पार्लियामेंट के हाथ जो पावर होती है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंशियल के अंदर हमेशा पावर किसके हाथ में रहेगी, राष्ट्रपति के हाथ में रहेगी, प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी, ठीक है। यहाँ तक ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये समझना जरूरी है इस पूरे टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये शुरू की जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर जो इसके क्या क्या नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होती है, इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद में अपन यदि बात करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर भी अपन यदि बात करें तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ठीक है। बात हुई क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझना जरूरी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यहाँ तक ठीक है। अब अपन कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर जरूरी क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसी क्या बातें हैं जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर जो है हमें रिक्वायर्ड है। तो देखो अपन कुछ टर्म्स पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर सबसे क्या जरूरी है। देखो सबसे पहले ये होता है कि
पॉलिटिक्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है, तो संविधान सबसे सुप्रीम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा। तो सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी, संविधान सबसे ऊपर, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो फॉलो करना ही करना है। सेकंड थिंग, पावर किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में, ठीक है, पावर जनता के हाथ में, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में जो चीज है वो हम यदि वोट देते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, तो वोट जो है अलग अलग पार्टी को देते हैं, अलग अलग कैंडिडेट को देते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी ये जरूरी है, डेमोक्रेसी के अंदर जो एसेंशियल चीजें हैं वो जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, पब्लिक के हाथ में पावर जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जो है वो जरूरी है। उसके बाद में क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, इज ए प्रोसेस, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है इट इज ए प्रोसेस टू मेक द वैल्यू, ये क्या है? प्रोसेस है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है, डेमोक्रेटिक मूल्यों की स्थापना करता है, ठीक है। मैंने बोला एक मेथड है, डेमोक्रेसी क्या है? एक मेथड है जिसमें हम डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, ठीक है, उन मूल्यों को जो है वो स्थापित करता है। जैसे डेमोक्रेसी के क्या मूल्य हैं कि पावर जो है जनता के हाथ में रहनी चाहिए, जनता हमेशा खुश रहनी चाहिए, क्योंकि जनता जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए काम करे, जनता खुश, तो ये एक वैल्यू है, वो वैल्यू जो मेंटेन होनी चाहिए। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अचीव करना, ठीक, डेमोक्रेटिक वैल्यू को अचीव करना, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को अचीव करना, उनको जो है वो फॉर्म करना। दूसरी चीज पावर इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, उसके बाद में पब्लिक के हाथ में पावर है, तो पब्लिक जो है वो क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाने का काम करेगी, ठीक है, मेक द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट हटाने की भी पावर किसके हाथ में है? पब्लिक के हाथ में। तो रिमूविंग की प्रॉब्लम, रिमूविंग या फिर अपन बोल सकते हैं डिसमिसल करने की पावर भी किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। जनता यदि गवर्नमेंट बना सकती है तो जनता जो है गवर्नमेंट हटा भी सकती है, ये होता है पॉलिटिकल के अंदर। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सेकंड, अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, यहीं पे खत्म होता है। अगली बात करते हैं सेकंड पे, और वो है सोशल डेमोक्रेसी। सेकंड फॉर्म है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी, देखो यदि कोई भी जो पब्लिक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई व्यक्ति हैं या कोई इंडिविजुअल्स हैं, और वो यदि वोट कास्ट करता है तो वो सोचता है कि मेरी जो सोशल एग्जिस्टेंस है, जो सोशल इक्वेलिटी है, वो मेंटेन होनी चाहिए। तो भारत के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर ये इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंडिविजुअल्स, किसी भी पर्सन के साथ में जो है वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन की नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्क्रिमिनेशन, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उनको व्यक्ति के साथ में किसी तरह की जो है वो भेदभाव नहीं होगा। किस किस बेसिस पे? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, किस किस बेसिस पे? कास्ट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड नस्ल के हिसाब से, जेंडर, प्लेस, ब्रेथ या फिर अपन बोल सकते हैं बर्थ के हिसाब से, इन चीजों पे जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कलर के, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, ठीक है, किसी भी तरह से उसके ऊपर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसकी सोशल इक्वालिटी के लिए, सामाजिक जो इक्वालिटी होती है, ठीक है, ही रियलाइज टू द एस्टेब्लिश ऑफ द सोशल इक्वालिटी, मतलब हमेशा वो सोशल इक्वालिटी पे वर्क करेगा। कोई भी जो गवर्नमेंट है वो सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, सबसे बहुत अच्छा वर्ड है
ठीक है। सोशल इक्वालिटी मतलब होता है सामाजिक स्तर पे किसी तरह का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, सबको अपॉर्चुनिटी दे या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे टू गेट द प्रोग्रेस ऑफ द सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। कोई भी आदमी जो है वो सोशल तरह से सोशली स्ट्रांग बनना चाहता है, तो सोशली स्ट्रांग बनने के लिए उसको गवर्नमेंट जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ये होता है सोशल डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद में थर्ड अपन टॉपिक वो पढ़ते हैं और वो है इकोनॉमिक, तीसरा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब होता है आर्थिक लोकतंत्र। देखो, आर्थिक लोकतंत्र के अंदर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति वोट कास्ट करता है तो वो ये भी चाहता है कि गवर्नमेंट जो है मेरी इकोनॉमिक मदद करे, मुझे इकोनॉमिक तरीके से स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। जब भी मेरे पे ऊपर इकोनॉमिक यदि संकट आ जाए, इकोनॉमिक क्राइस आ जाए मेरे ऊपर, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है मुझे एज ए पब्लिक वेलफेयर के जो भी टास्क होते हैं वो मेरे लिए एग्जीक्यूट करे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वोट दिया है वो इस चीज के लिए डिजायर है, ठीक है, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव उसने भेजा है वो उसके लिए काम करे। तो हमेशा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इकोनॉमिक मजबूती के लिए जो है वो हमेशा काम करे, ठीक है। व्यक्ति के जो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव होता है, इकोनॉमिक जो मजबूती के लिए होता है, इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब आर्थिक रूप से समानता हो लोगों के अंदर से, जो है वो ज्यादा भेदभाव नहीं हो, लोग सब आर्थिक रूप से सभी मजबूत हो, ठीक है। या फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी पे गवर्नमेंट वर्क करे। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। द गवर्नमेंट आर रेस्पॉन्सिबल टू गिव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द दैट पर्सन, ठीक है, विच इज कास्ट द वोट, जिसने वोट कास्ट किया है, जिसने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, ही डिजायर टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसके लिए हमेशा काम करेगी। दिस इज द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। उसके बाद में अपन यदि बात करें, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखो, हमने वहां पे बात की थी, ठीक है, पॉलिटिकल के अंदर, तो यहां आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे वर्क करे। सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखो ये अपन इकोनॉमी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि सबको समानता का अधिकार है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, सबकी इकोनॉमी जो है सबकी स्ट्रांग हो। उसके बाद में लास्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं और वो है लास्ट जो अपन पॉइंट है और वो है एथिकल इकोनॉमी, एथिकल डेमोक्रेसी, एथिकल डेमोक्रेसी मतलब मॉरल वैल्यू, ठीक है, सब जो है वो स्पिरिचुअली या मॉरली जो है वो स्ट्रांग बने, ठीक है। तो एथिकल इकोनॉमी ये कहती है कि सभी आदमी जो है स्पिरिचुअल एंड मॉरल, द मॉरल फिलोसॉफी ऑफ द स्पिरिचुअल एंड मॉरल, ठीक है, ऑफ द डेमोक्रेसी, वो जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें सब जगह जो है वो स्पिरिचुअल या मॉरल जो पर्सपेक्टिव होता है वो स्ट्रांग बने। देखो, एक तो भाईचारे की भावना होती है, आदमी की फ्रीडम होती है, आदमी के अंदर इक्वालिटी होती है। तो तीन सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जो 1879 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ठीक है, वहां से ये वर्ड आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीन वर्ड आए थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम दिए गए थे, जो एथिकल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वह वर्ड है लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड थर्ड वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी है, इसको बोल सकते हैं ब्रदरहुड,
ब्रदरहुड या फिर बोल सकते हैं भाईचारा। लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। इक्वालिटी मतलब समानता, सबको समानता का अधिकार है। और ब्रदरहुड या फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सबको भाईचारे का अधिकार है, सब जो है ब्रदरहुड को फॉलो करें, ठीक है। दूसरी चीज, ये सबसे जरूरी फैक्टर होता है, देखो हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है कि हमारे अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए।